नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन का आगाज आज की सबसे बड़ी खबर से करते हैं जो दिल्ली से है। फिल्म आदिपुरुष के निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की जा सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। फिल्म आदिपुरुष की तरफ से हाई कोर्ट ने निर्माताओं को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के निर्देश दिए थे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की दिल्ली से दे रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द आदिपुरुष मामले में सुनवाई को लेकर याचिका दायर की गई है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फिल्म निर्माताओं की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। हाई कोर्ट से व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का निर्देश था, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। वहीं राजधानी दिल्ली के विंदापुर इलाके में सोमवार को एक 30 साल की महिला ने जहरीली पदार्थ खाकर अपना जान दे दिया। जांच के दौरान पुलिस को महिला के पास से एक सुसाइड नोट और उसके मोबाइल से कुछ वीडियो मिले हैं जो उसने अपनी मौत से पहले रिकॉर्ड किए थे। वीडियो में महिला अपने ससुराल वालों के खिलाफ उत्पीड़न और छेड़छाड़ का आरोप लगा रही है। पुलिस के अधिकारियों की माने तो मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने जब महिला के परिवार वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि महिला के ससुराल के लोगों ने हाल ही में उत्तम नगर इलाके में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसको लेकर रकम नहीं जुटा पा रहे थे। उन्होंने कहा कि ससुराल वाले उनकी बेटी पर दबाव डाल रहे थे कि वो अपने परिवार से बची रकम लेकर आए ताकि प्रॉपर्टी खरीदी जा सके। पुलिस के मुताबिक मृतक महिला का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है और उसके पर्स में एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। सुसाइड नोट में उनके आरोप लगाया है कि उनके ससुर, सास और ननद उन्हें परेशान किया करते थे, जिसके कारण वो आत्महत्या जैसा कदम उठा रही हैं। महिला के फोन में कुछ वीडियो भी मिले हैं जिसमें उसने अपने ससुर पर छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया है। सुसाइड नोट और वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और महिला के ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक बाकी ससुराल वालों पर जो आरोप हैं उनके रोल की जाँच की जा रही है। महिला की शादी 2015 में हुई थी और उनके 3 बच्चे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको द्वारका से दे रहे हैं, जहां एक महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। महिला ने अपने परिजनों पर छेड़छाड़ और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला के मायका पक्ष का आरोप है कि ससुराल के लोग कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, उसके बचे पैसे महिला को अपने घर से लाने का दबाव बना रहे थे, जिसके चलते महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी। वहीं महिला ने अपने ससुर पर छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया है। मेरा नाम पारुल त्यागी है। मेरी शादी गांव झटीकरा में हुई थी निर्दोष त्यागी के बेटे के साथ। निर्दोष त्यागी ने मेरा बलात्कार करने की कोशिश की। मुझे बहुत बार मेरे साथ बदतमीजी करी और उसके पूरे परिवार ने उसका साथ दिया। मेरी सास, मेरी ननद सब उसमें शामिल थे। मेरा पति इसमें शामिल नहीं है, पर वो मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रहा कि मेरे ससुर ने मेरे साथ ऐसा काम किया है, तो मेरे लिए जीने की वजह ख़त्म होती है। अगर मैं कल को आत्महत्या करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, क्योंकि वो लोग मुझ पर बराबर दबाव बना रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ मेरा ससुर निर्दोष त्यागी, मेरी सास ललिता त्यागी और मेरी ननद निधि त्यागी है, जिन्होंने मेरे पारुल त्यागी की भाभी हूँ। हम यहाँ कल से चक्कर काट रहे हैं। हम कल से यहीं खड़े हैं बिंदापुर थाने में। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। यहाँ तक कि हमारी डीसीपी में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इतना थाना दिल्ली उत्तम नगर और ये बिंदापुर थाना, यहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। पारुल त्यागी की भाभी हूँ। हम यहाँ कल से चक्कर वहीं लद्दाख में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल रात लेह में भारत चीन सीमा पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर सीमा की रक्षा कर रहे आईटीबीपी जवानों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की। अपने 2 दिवसीय लद्दाख दौरे के आखिरी दिन बुधवार को लेह से 211 किलोमीटर दूर
करजोग गांव पहुंचे। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि लद्दाख के लोगों को बाहरी शक्तियों से डरने की जरूरत नहीं, सरकार ने सीमाओं की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री ने सुरक्षा बलों के साहस की सराहना करते हुए कहा कि उनकी दृढ़ता की वजह से देश की सीमाएं सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि सरकार सशस्त्र बलों के तीनों अंगों को मजबूत करने के लिए लगातार मेहनत कर रही है। देश के युवाओं में ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, पहले भी फौज के प्रति उतना ही मान सम्मान, लेकिन जागरूकता बढ़ी, क्योंकि देश में पिछले 9 वर्षों में शायद ही कोई दिवाली ऐसी आई होगी जब देश के प्रधानमंत्री अपने सेना के जवानों के बीच आकर दिवाली ना मनाए हो। हर वर्ष वो अपने परिवार के पास नहीं गए, अपने फौजी भाइयों के पास आकर मोदी जी ने अपनी हर दिवाली मनाई। मैं इतना जरूर कहूंगा मित्रों, ये सरकार भारत को और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। बहुत सारी बातें मंचों से नहीं कही जा सकती, लेकिन भावनाओं से और निर्णयों से समझी जा सकती है कि सरकार ने निर्णय क्या किया। देश के युवाओं में वहीं देश की राजधानी दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। राजधानी में यमुना का जलस्तर सुबह 5 बजे तक पल्ला गांव के आसपास के इलाके में 212.70 मीटर तक पहुंच गया। वहीं दिल्ली रेल ब्रिज पर सुबह 6 बजे यमुना का जलस्तर 208.41 तक पहुंच गया था। हालांकि बुधवार की रात 11 बजे यमुना का जलस्तर बढ़कर 208.8 मीटर हो गया। इससे पहले साल 1978 में यमुना का जलस्तर 207.49 मीटर तक पहुंच गया था, जिसके चलते 45 साल पहले दिल्ली में भीषण बाढ़ आई थी। इस बार यमुना के जलस्तर ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बाढ़ के खतरे को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने निचले इलाकों को खाली कराने की चेतावनी जारी की है। जिन इलाकों में ज्यादा खतरा है उनमें बोट क्लब, मोनेस्ट्री मार्केट, पुराने रेलवे ब्रिज के पास, नीली छतरी मंदिर, यमुना बाजार, गीता घाट, नीम करौली गौशाला, विश्वकर्मा और खड्डा कॉलोनी, गढ़ी मांडू, मजनू का टीला से वजीराबाद तक का क्षेत्र शामिल है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को 3 दिवसीय दौरे पर फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए। पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार की शाम को 4 बजे पेरिस पहुंचेंगे। यहां के आर्ली एयरपोर्ट पर उनका पारंपरिक तौर पर स्वागत किया जाएगा। फ्रांस में होने वाले वेस्टल डे परेड में पीएम मोदी को विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। पीएम मोदी फ्रांस के इस यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन के निमंत्रण पर 13 और 14 जुलाई को फ्रांस का दौरा करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी गुरुवार की शाम करीब 7:30 बजे सीनेट पहुंचेंगे और सीनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लॉर्चर से मुलाकात भी करेंगे। वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने एफसीआई पर अनाज न देने का आरोप लगाया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सभी गरीबों को अनाज देना सरकार का दायित्व है। उन्होंने कहा कि झारखंड सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। यहाँ सबसे ज्यादा गरीब तबके के लोग रहते हैं। हम गरीबों को अनाज देना चाहते हैं, लेकिन एफसीआई की तरफ से अनाज नहीं दिया जा रहा। ये चिंता का विषय है। सरकार का दायित्व है और चूंकि झारखंड राज्य का सबसे पिछड़ा राज्यों में से एक है, जहां गरीब मजदूर तबके के लोग ज़्यादा वास करते हैं, राज्य सरकार ने अतिरिक्त 20 लाख राशन कार्ड, हरा राशन कार्ड बनाकर जो बचे हुए गरीब हैं उनको अनाज देने का जो योजना बनाया है और उस योजना के तहत जो एफसीआई से हम अनाज लेना चाहते हैं, लेकिन एफसीआई राज्य सरकारों को अनाज नहीं दे रही, हमें भी नहीं मिल रहा है। अब नतीजा हो रहा है कि हमको खुले बाजार में महंगे दारों पर अनाज खरीदकर गरीबों को देना पड़ रहा है। हमारे साथ भी ये घटना घटी है और हमें जानकारी मिली है कई और राज्यों में भी
एफसीआई या राज नहीं दे रही। ये काफी चिंता का विषय है। तो अगली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां आवास विकास परिषद ने दाखिल खारिज का शुल्क घटा दिया है। अपर मुख्य सचिव आवास की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसी बैठक में यह फैसला लिया गया, 1 से 10,000 रुपए जमा करके करा सकेंगे अब खारिज दाखिल। एलडीए दूसरे विकास प्राधिकरणों की तरह ही करा सकेंगे खारिज दाखिला। आवासीय भवन और भूखंडों पर ही ये नियम लागू होगा। बोर्ड की बैठक में अवैध निर्माण रोकने पर भी फैसला हुआ है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लखनऊ से, जहां पर खारिज दाखिल कराना अब आसान हो गया है। अब शुल्क जो है वो खारिज दाखिल का कम कर दिया गया है। एलडीए के दूसरे विकास प्राधिकरण की तरह ही दाखिल खारिज आप करा सकते हैं। आवासीय भवन भूखंडों पर ही नया नियम जो है वो लागू होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों इंडोनेशिया के दौरे पर है। इस दौरान जकार्ता में उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में भारत सरकार ने लोगों के जीवन को कठिन बनाने वाले विनियमों को बदल दिया है। जयशंकर ने भारतीय प्रवासियों से भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत की विकास कहानी में आप सभी लोग भाग लें। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से भारत में हो रहे बदलाव के बारे में बात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि पिछले 9 सालों में भारत में कई अच्छे बदलाव हुए। इसी वजह से आज भारत व्यापार में आसानी मामले में 43 पायदान ऊपर आ गया है। भारत में नरेंद्र मोदी सरकार ने लोगों के जीवन को और आसान बनाया है। Comes to India and Indonesia, there are a lot of things that we share in common, not just the alphabet I with which our country names begin, or even the location, the fact that we are close to each other, or even that we are large countries with enormous. But the fact is that we were two societies who struggled for freedom around the same time, where in each society there was a lot of sympathy and support for the other one. We got our independence around the same time. We were engaged in nation building in very similar circumstances. So when we look at each other, India and Indonesia, I think there is a very natural feeling, attachment that we have for each other. And this emotional connect, I would say, in many ways, is a very big resource for this relationship to draw upon. When it comes to India and Indonesia, there are a lot of things that we share in common, not just the alphabet I with which. वहीं केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम और दलित विरोधी नहीं है। समान नागरिकता संहिता मुस्लिम और दलित हितों के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस इस मुद्दे पर झूठ फैला रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास अगले चुनाव में पीएम बनने का कोई मौका नहीं है। में इस वक्त यमुना में पानी बढ़ता जा रहा है और तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस भूमिका को सपोर्ट करने के लिए मेरी रिपब्लिकन पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के पॉपुलर नेता तो है ही है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी बीच में जो सर्वे हुआ था, वर्ल्ड का सर्वे, और उसमें नरेंद्र मोदी जी को 75% लोगों ने पसंदगी दी थी। और नरेंद्र मोदी जी दुनिया के बहुत बड़े पॉपुलर नेता के रूप में उनका नाम है, और वो सभी वर्गों को साथ में लेकर आगे चलने की उनकी भूमिका है। इसलिए 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें मिली। माननीय अटल जी बिहारी वाजपेयी जब पीएम थे 1998 में, तब बीजेपी को 182 सीटें मिली थी, और उसके पहले 82 में बीजेपी की खाली 2 सीटें थी लोकसभा में।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत पूरे देश भर में बढ़ा। वहीं देश की राजधानी में 1978 के बाद पहली बार 45 साल में यमुना नदी में रिकॉर्ड तोड़ जलस्तर बढ़ा है। दिल्ली के निचले इलाके बाढ़ के पानी से डूब चुके हैं। वहीं रिहायशी इलाकों में भी पानी भर चुका है और सड़कों पर जलभराव की स्थिति है। शहर में तमाम बाजार भी पानी से लबालब हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यमुना के लगातार बढ़ते जलस्तर को लेकर चिंता जताई है। इस वक्त यमुना में पानी बढ़ता जा रहा है और एक तरह से बाढ़ की स्थिति सी बनी हुई है। दिल्ली में यमुना का लेवल जो डेंजर लेवल है वो 205.33 मीटर है। इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। वो 207.71 पे पहुंच गया ऑलरेडी, 207.71 पे। 1978 में इसके पहले अभी तक यमुना में जो सबसे ज़्यादा यमुना का हाईएस्ट अभी तक जो गया था वो 1978 में गया था, जब यमुना में बाढ़ आई थी। वो गया था 207.49 पे। उसको भी मतलब 42 साल पुराना, 43 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। और अभी हम 207.71 पे हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन का दोपहर में जो प्रेडिक्शन आया था, उन्होंने कहा था कि रात को 10 से 12 बजे के बीच में 207.72 होगा। वो लगभग ऑलरेडी हम अभी पहुंच चुके हैं। दिल्ली में हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, तो यमुना में जो इतना पानी आ रहा है वो आगे से आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंच रहा है। हरियाणा में हथिनीकुंड बराज है जो खोलने से ये सारा पानी आता है। अब वहाँ क्या स्थिति है उसका तो हमें ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को अभी थोड़ी देर पहले चिट्ठी लिखी थी कि अगर हो सके तो पानी की दिल्ली पहुंचने की गति को थोड़ा सा कम किया जाए। पानी तो निकालना ही है, लेकिन जितनी तेज़ी से पानी को दिल्ली भेजा जा रहा है, अगर उस गति को थोड़ा कम कर दें तो यमुना के स्तर को और ऊपर जाने से हम रोक सकते हैं। जो लो लाइंग एरियाज़ में अभी खतरा वहीं नज़र आ रहा है, लो लाइंग एरियाज़ तक। जैसे जैसे होगा मैं लगातार आप लोगों के टच में रहूँगा। अगर लगेगा कि कहीं और बस्तियों के अंदर खाली कराने की ज़रूरत है, लोकल लेवल पे भी हम मुनादी कर रहे हैं, हमारी टीम्स मुनादी कर रही हैं, तो वहाँ पे हम बताते जाएंगे। इतना ज़रूर हो सकता है कि कुछ एरियाज़ के अंदर चूँकि यमुना का स्तर बहुत बढ़ गया है तो बैक मार सकते हैं कुछ नाले और कुछ वो, उसकी वजह से लोकल लेवल पे थोड़ा सा जल भराव हो सकता है। कैंप बहुत सारे लगे हैं, हम 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लगे हैं जो कि यमुना के लगभग 2500 के करीब टेंट्स हैं। वो क्रॉस कर गया। हाँ, जैसी आएगी मैं आपको बता दूंगा। देखिए मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। इवन CWC की भी प्रेडिक्शन जो है वो कम पड़ रही है, तो मैं कुछ भी बोलूँ इस टाइम वो इररेस्पॉन्सिबल ना हो जाए। अगर CWC की कोई भी फ्रेश प्रेडिक्शन आती है वी विल शेयर इट विद यू। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए कहा कि आपने लोकतंत्र को शर्मसार किया है। बीजेपी सांसद और टीम ने आज कोलकाता में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जीत गईं क्योंकि अदालत सख्त थी। हम प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। मैं बिहार से हूं जहां इस तरह की घटनाएं अतीत की बात है। मेरे राज्य में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होते हैं। मैंने सुना है मतगणना के दिन भी एक हत्या की सूचना मिली थी। आपने लोकतंत्र को शर्मसार किया है। ये कैसा चुनाव कराती है लोकतंत्र में आपके पुलिस और आपका प्रशासन। 48 लोग मरते हैं, हाई कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है। मैं बिहार से आता हूं, ये और रेखा जी यूपी से आते हैं। आज से 15-20 साल पहले वहां ये सब होता था, सब खत्म हो गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। अभी यूपी में
ग्राम पंचायत नगर निगम का चुनाव हुआ, स्वीप की बीजेपी योगी जी की अगुवाई में, कोई वायलेंस नहीं हुआ। यहां वायलेंस क्यों होता है? ये बहुत कंडेमनेबल है। लगता है ममता जी की जमीन हिल रही है और हर पार्टी के लोग पर हमला होता है, विपक्ष पर तो ज्यादा होता है। मुझे बताया गया कि यहां पर नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया। कोई नॉमिनेशन करके आया तो उसको अपना वोट भी नहीं देने दिया गया। बहुत सा वोट पहले ही स्टफ्ड हो गया। और सबसे पीड़ा हुई हमको, विच आई वेरी डिस्टर्ब, कि जो जीत गया उसको कहा कि सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करोगे। ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? किसी ने मजाक में कहा कि ज्योति बाबू और सीपीएम की सबसे बड़ी स्टूडेंट तो ममता जी हो गई कि इस वायलेंस के गेम में उनको पीछे छोड़ दिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक अंतिम बात मुझे कहनी है। मैं पटना साहिब लोकसभा का सांसद हूं। पटना में बैठक की थी नीतीश कुमार ने, ममता जी भी गई थी, राहुल गांधी भी आए थे, सीताराम येचुरी सीपीआई भी आए थे, बाकी पार्टियां जुड़ी थी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमको एक साझा लड़ाई करनी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार अनडेमोक्रेटिक काम करती है। 24 में कोई वैकेंसी नहीं है, मोदी जी फिर जीतेंगे, बीजेपी एनडीए जीतेगा। लेकिन आज जो बंगाल में डेमोक्रेसी को शेम किया गया, शर्मसार किया गया, 48 लोग मारे गए, बम, पिस्तौल, लूट, ये क्या हो रहा है? और राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते हैं, नीतीश कुमार कुछ नहीं बोलते हैं, सीपीएम सीपीआई कुछ नहीं बोलते हैं। क्या मतलब है इसका? तो मतलब नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के लिए आप इस हद तक चले जाएंगे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।